एजुकेशन ऑफिसर के सोशल साइंस वाले टॉपिक से जो सेकंड पार्ट है, एक तरह से एक 50 क्वेश्चन का आपका जीएस वाला पार्ट होगा, सेकंड सोशल साइंस वाला पार्ट होगा। उसमें देखा जाए सबसे पहला जो है सब्जेक्ट सोशोलॉजी है और सोशोलॉजी का एक हम पहला यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकंड यूनिट में देखा जाए जो सिलेबस है उसमें दिया गया है भारत में स्वास्थ्य, नगरीय एवं ग्रामीण अंतर, कुपोषण एवं गरीबी और स्वच्छता समस्याएं। ये सेकंड यूनिट है। आज सेकंड यूनिट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टार्ट करते हैं भारत में स्वास्थ्य, हेल्थ इन इंडिया। अब देखा जाए भारत में स्वास्थ्य की स्थिति को सामाजिक दृष्टि से समझने पर स्पष्ट होता है कि नगरीय ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केवल चिकित्सा सुविधाओं के आधार पर नहीं बल्कि आय, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पोषण, परिवहन, सामाजिक जागरूकता, पर्यावरण, जनसंख्या घनत्व और संस्थागत पहुंच और उसके बाद साथ ही राजकीय हस्तक्षेप के आधार पर अलग अलग रूपों में विकसित होती हैं। अब भारत के जो ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को 3 स्तरीय मतलब त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में बनाया गया है। सबसे देखा जाए जो बेसिक ढांचा है वो पहला सब सेंटर है, जिसे हम उप सेंटर बोलते हैं, उप केंद्र बोलते हैं। इस उप केंद्र में क्या है, यह ग्रामीण स्वास्थ्य ढांचे की पहली इकाई है और यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जाता है। अब इसके ऊपर जो अपर यहाँ पे स्तर आएगा सेकंड लेवल का, उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे हम लोग पीएचसी बोलते हैं, शॉर्ट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और यह उप केंद्र से उच्च स्तर का केंद्र है। सामान्य रोगों का उपचार, टीकाकरण, मातृत्व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है यही, ठीक है। वहीं पे देखा जाए जो अपर लेयर है, थर्ड लेयर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसे हम लोग सीएचसी बोलते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। और यहाँ पे देखा जाए पीएचसी से उच्च स्तर का केंद्र है और यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं होते हैं, प्रयोगशालाएं भी होती हैं, एक्सरे आदि सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, ठीक है। ये सीएचसी हैं, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए हम यहाँ पे शहरी स्वास्थ्य को भी डिवाइड कर सकते हैं। ये ढांचा देखा जाए नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत आता है। इसमें देखा जाए शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन शहरी गरीबों के लिए और स्लम एरिया के लोगों के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये देखा जाए एक तरह से ढांचागत जो यहाँ पे स्तर वाइज क्या है डिवीजन है, यानी कि जैसे सब सेंटर हो गया, पीएचसी हो गया, सीएचसी हो गया। अब इसके बाद देखा जाए हम लोग भारत में रोगों का भार से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। नेक्स्ट तो जो डिजीज बर्डन जिसे बोलते हैं और डिजीज जो यहाँ पे बर्डन है यानी कि बोझ डेली नाम से यहाँ पे जाना जाता है और उसका फुल फॉर्म डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर बोला जाता है और इसका हिंदी में अक्षमता समंजित जीवन वर्ष बोला जाता है। अक्षमता यहाँ पे दिया गया, अक्षमता समायोजित जीवन वर्ष कह सकते हैं या हम यहाँ पे कह सकते हैं अक्षमता समाजित जीवन वर्ष कह सकते हैं। यह समय पूर्ववृत्त और अक्षमता के कारण नष्ट हुए स्वास्थ्य वर्षों का योग होता है और यह योग देखा जाए आपको मिलता है कि अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं WHO के अकॉर्डिंग ये डेटा दिया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें देखा जाए हृदय रोग से जो डेथ होता है 12% आता है। COPD जो है यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे बोला जाता है उसका वेटेज यहाँ पे बर्डन क्या है 7.6%। वहीं पे स्ट्रोक से रिलेटेड क्या है 5.8% आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद फोर्थ है संक्रमित रोग और दुर्घटना, मातृ शिशु मृत्यु इसमें, और कह सकते हैं इन्फेक्टस डिजीज, एक्सीडेंट और मॉम चाइल्ड जो कंडीशन होता है उसके वजह से। और यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है उससे मृत्यु होने का आंकड़ा यहाँ पे 49% दिया गया है,
ठीक है, यानी कि NCD से जो मृत्यु का आंकड़ा है वो 49% है। यही यहाँ पे एक तरह से इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो हार्ट डिजीज वाला आपका 12% यहाँ पे दिया गया है उससे रिलेटेड। यहाँ पे हार्ट में दो आता है, एक हार्ट डिजीज आता है, एक हमारे पास क्या है स्ट्रोक वाले आते हैं, तो इसमें डिफरेंस भी आपको समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग विनाशकारी जो स्वास्थ्य व्यय है, यानी कि कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है इसे समझना है कि इसका देखा जाए अगर परिभाषा, तो हम यहाँ पे WHO के अकॉर्डिंग इसका परिभाषा है कि यदि किसी परिवार का स्वास्थ्य पर खर्च उसकी निर्वाहेतर आय यानी कि नॉन सब्सटेंस इनकम के 40% या इससे अधिक हो जाए तो उसे आपाती स्वास्थ्य व्यय कहते हैं, जिसे हम लोग CHE बोला जाता है, CHE। और इसका देखा जाए डेटा यहाँ पे WHO के द्वारा दिया गया है, जो इफेक्ट होता है पर ईयर देखा जाए 50 करोड़ है, और जो बिलो प्रॉपर्टी उसमें 10 करोड़ आते हैं कि प्रति वर्ष लगभग 15 करोड़ लोग इस खर्च के से संकटग्रस्त होते हैं और 10 करोड़ लोग इसमें गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं। और ये देखा जाए एक मतलब विशियस साइकिल के रूप में चलता है, यानी कि दुष्चक्र के रूप में कह सकते हैं चलता है। किस तरह से, जैसे मान लीजिए खराब स्वास्थ्य है तो वो कम प्रोडक्टिविटी होगा, कम उत्पादन करेगा, कम उत्पादन होगा। अब कम उत्पादन होगा तो कम आय भी होगा, और कम आय होगा फिर से खराब क्या होगा उसका स्वास्थ्य होगा। तो एक विशियस साइकिल के रूप में ये चलता रहता है, और विशियस साइकिल नर्स ने दिया था, इकोनॉमिक्स थे उन्होंने दिया था। ठीक है, तो आर्थिक विकास के लिए इस चक्र को तोड़ना अनिवार्य रहता है। इस विशियस साइकिल को अगर हम तोड़ते हैं तभी क्या होगा, आर्थिक विकास में मदद कर सकता है वो पर्सन, नहीं तो ये इस दुष्चक्र में फंसते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखा जाए स्वास्थ्य के समानता जो इक्वलिटी इन हेल्थ है इसके बारे में दिया गया है। तो इक्वलिटी इन हेल्थ में क्या है कि स्वास्थ्य समानता का अर्थ क्या होता है, लोग समूह के बीच अनुचित, परिहार या सुधार योग्य स्वास्थ्य जो अंतर होता है उसके बारे में दिया गया है, यानी कि वो अनुपस्थित हो। जैसे यह एक नीति शास्त्रीय अवधारणा है जो मानवाधिकार और न्याय से जुड़ी हुई है। अब ये देखा जाए जो अवधारणा दो तरह से यहाँ पे मेजर किया जाता है। एक क्षैतिज समानता जो हॉरिजॉन्टल इक्वलिटी की बात करता है। हॉरिजॉन्टल इक्वलिटी में समान आवश्यकता वाले लोगों के लिए समान उपचार की बात कहा जाता है, यानी कि समान आवश्यकता वाले लोगों के लिए समान उपचार और समान सुविधाएं और समान सेवाएं दिए जाने का हॉरिजॉन्टल इक्वलिटी बोला जाता है। वहीं दूसरा देखा जाए ऊर्ध्वाधर समानता है, जिसे हम लोग वर्टिकल इक्वलिटी बोलते हैं, और इसमें क्या होगा, अधिक आवश्यकता वाले लोगों के लिए अधिक संसाधन या विशेष उपचार दिए जाता है, यानी कि आवश्यकता में अंतर रखने वाले लोगों के लिए उनके आर्थिक सामर्थ्य या परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इधर वाला एग्जाम्पल, दोनों को समान बीमारी होने पर समान इलाज और दवाएं मिलें, और यहाँ पे देखा जाए क्या गरीबों को रियायत और मध्यम वर्ग को सामान्य सेवाएं और अमीर अधिक शुल्क लेकर उच्च सुविधाएं देना, ये सब यहाँ पे वर्टिकल इक्वलिटी में आ जाता है। और ये हॉरिजॉन्टल इक्वलिटी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कैटास्ट्रोफिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है, जो नॉन सब्सटेंस इनकम होता है 40% से अगर ज़्यादा होता है तो उस कैटेगरी में आता है, जैसे WHO ने यहाँ पे बताया। दूसरा इक्वलिटी जो हॉरिजॉन्टल इक्वलिटी है, और वर्टिकल इक्वलिटी के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए शहरी ग्रामीण और अंतर जो अर्बन रूरल डिफरेंसेस। अब देखा जाए अर्बन रूरल डिफरेंसेस के बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी दिए गए हैं, और बहुत सारे यहाँ पे थिंकर भी हैं। कुछ हम इम्पॉर्टेंट थिंकर की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे नगरीय और ग्रामीण अंतर देखा जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है थिंकर के अलावा आप ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आप अर्बन और रूरल के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा जाए परंपरागत रूप से गांव और नगरों के दो अलग अलग और विपरीत दुनिया माना जाता था, लेकिन आधुनिक युग में औद्योगिकरण
और नगरीकरण के कारण इनके बीच का अंतर क्या है, धुंधला होता चला जा रहा है। और ग्रामीण नगरीय जो क्षेत्रों के संबंध में आधुनिक अवधारणाएं मानती हैं कि गांव और नगर दो पृथक इकाई नहीं है, बल्कि एक ही श्रेणी के दो छोर हैं और जो आपस में जुड़े हैं। इनके बीच का अंतर निरपेक्ष एब्सोल्यूट तो नहीं रह गया, बल्कि ये एक सापेक्षिक रह गया, यानी कि रिलेटिव हम यहाँ पे अंतर बता सकते हैं। और इस अवधारणा का विकास क्यों हुआ, पहले जैसे बिर्थ और सोरोकिन जिमरमैन यहाँ पे थिंकर का नाम है। सबसे पहले बात करते हैं कि बिर्थ और सोरोकिन जिमरमैन जैसे विद्वानों ने ग्रामीण नगरीय भेद के आधार पर बताया। जबकि यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट क्या है, रॉबर्ट रेडफील्ड, इन्होंने एक फ्लोक अर्बन कॉन्टिन्यूम दिया। फ्लोक अर्बन कॉन्टिन्यूम किसने दिया, ये रॉबर्ट और रेडफील्ड ने दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे देखा जाए जब 60-70 के दशक में आते हैं तो वहाँ पे क्या है कि डेविड बेनेट और हॉजर आते हैं। डेविड बेनेट और हॉजर, तो डेविड हम यहाँ पे लिखते हैं डेविड बेनेट एंड हॉजर जैसे विचारक ने इसे डिक्टोमी बताया। मतलब डिक्टोमी यानी कि इसे द्विभाजन भी बोला जाता है। द्विभाजन ऐसा चुनौती यहाँ पे बताया गया, डिक्टोमी बताया गया। ठीक है, कि इसके पीछे प्रमुख कारण जो निम्नलिखित है। तो इसमें क्या है, विकास कार्यक्रम जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, विकास कार्यक्रम जैसे गांव में स्कूल, बैंक, अस्पताल और यातायात के साधनों का पहुंच, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम के रूप में आता है। वहीं पे जैसे राजनीतिक परिवर्तन, आप राजनीतिक परिवर्तन में सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और चुनाव के कारण ग्रामीणों को जो जीवन शैली था बहुत बदल गया है, आप देख रहे होंगे। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे नगरी यानी कि शहरों का प्रभाव जो है, अर्बन इन्फ्लुएंस जो होता है, नगरों के विस्तार से सीमावर्ती गांव शहरों का हिस्सा बनते जाते हैं और नगरीकरण बनता जाता है। तीसरा देखा जाए यहाँ पे क्या है, नेटवर्क मतलब संचार क्रांति के कारण ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच जो अंतःक्रिया था ये क्या बढ़ गई है, दोनों में कम्युनिकेशन बढ़ गया, यानी कि शहर से गांव, गांव से शहर आसानी से चले जाते हैं और कम्युनिकेशन भी होता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। अब इसके बाद देखा जाए यहाँ पे कुछ विचारक हैं, प्रमुख विचारक जो विद्वान हैं, जैसे यहाँ पे मैकलेवर हैं। ये मैकलेवर तो मैकलेवर के बारे में देखा जाए, मैकलेवर के अनुसार जो ग्रामीण और नगरीय जो अंतर है केवल मात्रा का रह गया है। इन्होंने बताया केवल डिग्री का डिफरेंस रह गया है। मैकलेवर के अनुसार इन्होंने बताया कि जो ग्रामीण और नगरीय अंतर केवल मात्रा के रूप में रह गया, डिग्री के रूप में रह गया। इन्होंने ऐसा बताया कि ये दोनों क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच एक ऐसी कड़ी है जो इन्हें जोड़ती है। दो ध्रुव हैं और उनको एक कड़ी जोड़ती है। वहीं पे देखा जाए ऑस्कर लुइस ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू ऑस्कर लुइस ने माना कि शोध की जो दृष्टि से ग्रामीण नगरीय अंतर का कोई विशेष महत्व प्रमाणित नहीं हुआ। तो यहाँ पे नो डिफरेंस के बारे में आता है, रिसर्च में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं पता चला है ऑस्कर लुइस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे दो हैं, एक मैकलेवर के अनुसार, इन्हें डिग्री आपको याद रखना है और इनका नो डिफरेंस याद रखना है, बस इससे क्वेश्चन आपका लग जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टाउन के बारे में देखा जाए भारतीय संदर्भ में जो महत्व है यहाँ पे टाउन। और टाउन क्या होता है, एक ट्रांजिशन जोन होता है किसके बीच का, रूरल और अर्बन के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है उसे टाउन बोलते हैं, जिससे विशेषताओं का आदान प्रदान यहाँ पे होता है ट्रांजिशन में।
अब इसमें देखा जाए सोर्स ऑफ हेल्थ, जो इनइक्वलिटी है इसमें दो साइड है, एक डिमांड साइड है जो मांग पक्ष है। डिमांड साइड में क्या है, व्यक्ति से जुड़े कारक जो होते हैं, लोगों से जुड़े कारक उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इनकम हो गया, जेंडर हो गया और कास्ट हो गया, ट्राइब भी हो गया इसमें, ट्राइबल, ठीक है, एजुकेशन हो गया, ये सारा। और सप्लाई साइड जो है, सप्लाई साइड के रूप में व्यवस्था से जुड़े कारक होते हैं, यहाँ पे व्यवस्था से जुड़े कारक, ये लोगों से जुड़े कारक होते हैं डिमांड साइड, और ये व्यवस्था से जुड़े कारक होते हैं जिसमें आप फंडिंग, कनेक्टिविटी, ये सब की बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डिमांड साइड में जो है सबसे प्रमुख कारक इसमें है कम आय वाले लोग पोषण और चिकित्सा सुविधा से क्या रह जाते हैं, वंचित रह जाते हैं। उसी तरह से लिंग वाले, जैसे सामाजिक मान्यताओं के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ होने वाले जो भेदभाव होते हैं, और जाति, जो जनित जाति के बीच में जो आता है डिफरेंस, उसमें पिछड़े वर्ग के समावेही नीतियों के बावजूद स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई होती है। वहीं देखा जाए शिक्षा का भी बहुत रोल है, जानकारी के अभाव में लोग सही समय पर सही इलाज नहीं करा पाते हैं, ऐसा। दूसरा देखा जाए सप्लाई साइड में जो है व्यवस्था से जुड़े कारक, इसमें फंडिंग में क्या है, सरकारी बजट का अधिकांश हिस्सा शहरी क्षेत्रों में खर्च होता है, जबकि सब आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहता है ज़्यादा। वहीं देखा जाए समायोजन, जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जैसे पक्की सड़कों का न होना गांव में, डॉक्टरों की अनुपस्थिति और दवाओं की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं क्या होता है, एक तरह से दुर्गम बनती जा रही हैं, ठीक। तो ये है। अब नेक्स्ट देखा जाए स्वास्थ्य विषमता के मापन के उपाय जो हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इससे क्वेश्चन आने का मतलब पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है। तो इसे हम लोग ध्यान से करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए हमें कंसंट्रेशन इंडेक्स दिया है, यानी संकेंद्रण सूचकांक दिया गया है, और ये सूचकांक क्या, स्वास्थ्य विषमता के मापन के सोपान है, और संकेंद्रण सूचकांक बोलते हैं, जिसे CI से हम लोग कर सकते हैं। और मेजर क्या करता है, इनइक्वालिटी मेजर करता है। ये मेजर क्या करता है, इनइक्वालिटी मेजर करता है, यानी कि असमानता को मापने के लिए किया जाता है। और इसका जो वैल्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये -1 से +1 तक होता है, -1 से लेके +1 तक होता है। अब देखा जाए अगर निगेटिव वैल्यू होगा, अब निगेटिव वैल्यू होगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि अध्ययन किया जा रहा है चर जो मतलब बीमारी या मृत्यु या निधन में अधिक केंद्रित होता है, यानी कि ये जो निगेटिव वाला चीज़ है, अधिक मृत्यु, मोर डेथ, गरीबी, पुअर पर्सन के लिए, कम शिक्षित, लेस एजुकेटेड के लिए, और जिसमें मैटरनल मोर्टेलिटी बहुत हाई होगा और इन्फेंट मोर्टेलिटी भी हाई होगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए इसके। वहीं पे देखा जाए 0 अगर आता है इसका, तो ये समानता का होता है, इक्वलिटी का होता है, पूर्ण समानता यानी कि परफेक्ट इक्वलिटी कह सकते हैं। स्वास्थ्य की समानता, उपलब्धता सभी के लिए एक जैसा रहेगा। और अगर देखा जाए पॉजिटिव वैल्यू आता है, पॉजिटिव के निकट है, तो ये अधिक संसाधन समृद्ध व्यक्तियों के, रिच पर्सन के पास, अधिक शिक्षित महिलाएं, मोर वोमन एजुकेटेड, स्वास्थ्य लाभ असमानता रूप से यहाँ पे रिच पर्सन की ओर ज़्यादा रहेगा। इसका मीन्स अगर प्लस आता है तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कंसंट्रेशन इंडेक्स जो है -1 से लेके +1 के बीच होता है। -1 के मतलब क्या होता है, गरीबों की तरफ मतलब असमानता अधिक होगा। वहीं पे देखा जाए अगर 0 वैल्यू है तो समानता होगा, पूर्ण समानता। अगर प्लस की तरफ जा रहा है तो स्वास्थ्य लाभ अमीरों के पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, CI इंडेक्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इसको कैसे मतलब कि कैलकुलेट किया जाता है। जो यहाँ पे CI इंडेक्स है इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखा जाए जो कैलकुलेशन कंसंट्रेशन इंडेक्स के बारे में, तो यहाँ पे 3 रैंकिंग दिया है। पहला जैसे देखा जाए रैंकिंग श्रेणीबद्ध रैंकिंग क्या हुआ है, यानी कि रैंकिंग जो है जिसे हम लोग श्रेणीबद्ध करना कहते हैं, श्रेणीबद्ध करना कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, जनसंख्या को उनकी मासिक व्यक्ति उपभोग यानी कि व्यय जो जिसे हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर
के आधार पर 5 समूह में क्वांटिटी में बांटते हैं। और इसमें देखा जाए 5 क्वांटिटी 5 क्वांटिटी है। सबसे पहला क्या होगा, सबसे गरीब वाले, और 5वां क्या होगा, सबसे धनवान यानी कि समृद्ध समूह। इसी तरह से इसे 5 क्वांटिटी में बांटा जाता है यहाँ पे। दूसरा देखा जाए चरण जो है, इसमें संचयी प्रतिशत है, यानी कि क्यूमुलेटिव परसेंटेज मेजर किया जाता है। इसमें क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन को P से डिनोट करेंगे और स्वास्थ्य संकेतक जो है उसे L से डिनोट करेंगे, जिसे हेल्थ इंडिकेटर बोलते हैं। अब इसमें जो गणना यानी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, परिकलन कैसे किया जाता है, इसमें C = P1 P2 - P2 L1 P1 L2 और P2 L1, ऐसे फिर यहाँ पे आ जाएगा P2 L3 यानी कि P3 L2, इस तरह से ऐसे आपको प्लस फिर कर देंगे P3 L4 माइनस क्या हो जाएगा P4 L3। इसी तरह से इसमें प्लस कर सकते हैं P4 L5 माइनस P5 और L4, ये सब चीज़ें यहाँ पे रहेगा। यानी कि एक संचारी जनसंख्या के केंद्र के रूप में होगा और ये स्वास्थ्य संकेतक के बिंदु के रूप में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे C लेस देन 0 है यानी कि ऋणात्मक है, तो ये कहाँ पे जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य असमानता गरीबों के पक्ष के साइड में जाएगा। अगर ये 0 है तो पूर्ण परफेक्ट इक्वलिटी, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये अमीरों के पक्ष में जाएगा। और इसका जो रेंज होगा -1 से +1 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग रूरल अर्बन लिंकेज जो होता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ग्रामीण नगरीय जो संपर्क सूत्र हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। 2 अलग अलग यहाँ पे मत हैं और इसी मत के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो एक देखा जाए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे रॉबर्ट रेडफील्ड और रॉबर्ट रेडफील्ड यहाँ पे भी आते हैं। इन्होंने लिटिल कम्युनिटी यानी कि स्वतंत्र इकाई के रूप में एक डिवाइड किया है। ठीक है, और इस स्वतंत्र इकाई के देखा जाए यहाँ पे 4 कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताया है, और उसमें विशिष्टता होगा पहला, और दूसरा लघुता होगा स्मॉलनेस, तीसरा एकरूपता होगा होमोजेनिसिटी, और चौथा क्या है आत्मनिर्भरता, जिसे हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए रॉबर्ट रेडक्लिफ्ट के अनुसार है, जिसे हम लोग लिटिल कम्युनिटी बोलते हैं। तो ये आपको लिटिल कम्युनिटी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक आते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक किसने बताया, तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया। इसमें हम डिस्टिंक्टिवनेस आता है, स्मॉलनेस आता है, होमोजेनिसिटी आता है और सेल्फ सफिशिएंट आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि लिटिल कम्युनिटी जो छोटी समुदाय है अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं रॉबर्ट रेडक्लिफ्ट के अकॉर्डिंग, इसमें से कौन नहीं आता है, तो इसमें से एक गायब कर दिया जाएगा, दूसरा ऑप्शन रख दिया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन बन गए इसमें। तो आपको याद रखना है विशिष्टता, लघुता, एकरूपता और आत्मनिर्भरता। दूसरा देखा जाए बृहत सत्ता का हिस्सा जो है, यानी कि बृहत सत्ता का हिस्सा, इसमें दो लोग आते हैं। एक एम.एन. श्रीनिवास आते हैं। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार क्या है कि पूर्णतः आत्मनिर्भर गांव एक कल्पना है। इन्होंने ऐसा बोला है कि ये पूर्णतः लिखा हुआ है, पूर्णतः आत्मनिर्भर गांव एक कल्पना है। पूर्णतः आत्मनिर्भर गांव, ऐसा इन्होंने बोला था। आत्मनिर्भर गांव एक कल्पना है। अगर ऐसा पूछा जाता है कि पूर्णतः आत्मनिर्भर गांव एक कल्पना है, ये किसका कथन है, तो एम.एन. श्रीनिवास का है। ठीक है, और वहीं पे देखा जाए दूसरे आते हैं B.R. चौहान आते हैं। B.R. चौहान, ये B.R. चौहान है। B.R. चौहान, तो B.R. चौहान ने क्या बताया कि इन्होंने बताया आत्मनिर्भरता की धारणा पर प्रश्न उठाते हुए गांव के बाहरी समुदायों से संबंधों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। इन्होंने फिर से इसे 4 टाइप से क्या किए, वर्गीकृत कर दिए। ठीक है, मतलब कि जो यहाँ पे आत्मनिर्भरता की धारणा जो है, आत्मनिर्भरता की धारणा पर प्रश्न उठाते हुए गांव के बाहरी समुदाय से संबंधित 4 प्रकार के वर्गीकृत किया गया। सबसे पहला क्या है, पारंपरिक ग्रामीण,
पारंपरिक ट्रेडिशनल। दूसरा क्या है, पारंपरिक शहर, पहले पारंपरिक गांव है, दूसरा पारंपरिक शहर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा, आधुनिक ग्रामीण, उसके बाद क्या होगा, आधुनिक यानी कि अर्बन शहरी हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखा जाए 3 यहाँ पे लोग हैं, पहला रॉबर्ट रेडफील्ड हैं, लिटिल कम्युनिटी, और लिटिल कम्युनिटी में 4 चीज़ें हैं। वहीं पे देखा जाए एम श्रीनिवास केवल पूर्ण आत्मनिर्भर गांव एक क्या कल्पना है, ऐसा बोला था। वहीं पे देखा जाए BR चौहान ने बोला कि आत्मनिर्भरता की यहाँ पे ट्रेडिशनल, रूरल, मॉडर्न, ये आप ध्यान रख सकते हैं कि पारंपरिक, आधुनिक, ग्रामीण और शहरी, ये सब। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्या है पार्ट, यहाँ पे संपर्क सूत्र के गहनीकरण के जो प्रभाव हैं उसके, संपर्क सूत्र, या सार्क लिख दिया है, संपर्क सूत्र, ये कट, संपर्क सूत्रों के गहनात्मक प्रभाव जो है, ठीक है। अब इसमें देखा जाए संपर्क सूत्र के जो गहनात्मक प्रभाव हैं ये क्या है, जैसे सामाजिक, भारत में गांव और शहर के बीच बढ़ती अंतःक्रियाओं, राजनीतियों, ठीक है, भूमि सुधार, बाजार, संचार, परिवहन आदि के संयुक्त प्रभाव के कारण निम्नलिखित परिवर्तन आए हैं। और वो कौन कौन से परिवर्तन होगा, सबसे पहला क्या, इकोनॉमिक चेंजेस, यानी कि आर्थिक परिवर्तन में जैसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे पहला देखा जाए इकोनॉमिक चेंजेस दिया है। अब इकोनॉमिक चेंजेस में जैसे खेती का व्यवसायीकरण हो गया है, यानी कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नए बीज, खाद, ट्रैक्टरों के उपयोग ने खेतों को पारंपरिक से आधुनिक बना दिया है। अब जैसे बंजारोन्मुख और अधिवेश जो होता था उत्पादन, जैसे नगद फसलों का प्रचलन बढ़ रहा, पर खाद्यान्न अभी भी प्रमुख हैं, जिसमें किसान बाजार और शहरों पर अधिक निर्भर होते हैं, ठीक है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, इसमें देखा जाए पारंपरिक संस्थाओं में गिरावट, यानी डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट से जैसे वंशानुगत जो चीज़ें थी, यानी कि जाति आधारित जो सेवा थी, कुछ जैसे आजीविका सुरक्षा से जुड़ी होती थी, रोजगार गारंटी, ये सब थी, ठीक है। यहीं पे नगरवाद का प्रसार भी हो रहा है, गांव में नगरवाद का प्रसार हो रहा है तेज़ी से, ठीक है। गांव में शहरी जीवन जैसे टी स्टॉल और बफेट, तड़क भड़क वाली शादियां, ये सब आधुनिक साज सज्जा जो होते हैं उसे, जाति और जनजाति जो संघर्ष है, जाति ट्रेडिशनल एसोसिएशन जो होता है, यानी कि कई जातियां और जनजातियों ने अपने यूनियन या हित समूह बनाए हैं राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए, ऐसा। और तीसरा देखा जाए यहाँ पे राजनीतिक परिवर्तन जो है, पॉलिटिकल चेंजेस, और पॉलिटिकल चेंजेस में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डालने वाला है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है। इसमें देखा जाए एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल राज इंस्टीट्यूशन, और 33% वुमन के लिए रिजर्वेशन, ठीक है। राजनीतिक हितों में बदलाव, जो चेंजेज इन पॉलिटिकल इंटरसेट है, ये सब 2 चीज़ें। तो यहाँ पे देखा जाए ग्रामीण और नगरीय जो यहाँ पे संपर्क सूत्र हैं प्रभाव, इसमें देखा जाए 2 प्रभाव हैं, एक पॉजिटिव यानी कि धनात्मक प्रभाव, पॉजिटिव इफेक्ट, दूसरा ऋणात्मक यानी कि नकारात्मक प्रभाव, ऐसा है। तो इसमें देखा जाए 2 इफेक्ट हैं, पहला क्या है, विकास के अवसर जो हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, वहीं पे देखा जाए आधुनिक संस्थाओं का विकास, मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, एजुकेशनल और हेल्थ सर्विसेज में डे बाय डे सुधार ही हो रहा, और कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का तो एक तरह से क्रांति ही चल रहा है एक तरह से, अर्थव्यवस्था और आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ये भी। वहीं पे देखा जाए निगेटिव इफेक्ट में क्या है, शोषण के नए रूप यानी कि न्यू फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी स्टार्ट हो गया है, जैसे मान लिया अधिकारियों, ठेकेदारों, ये सब का मतलब वर्चस्व एक तरह से बढ़ रहा। वहीं पे देखा जाए करप्शन भी बढ़ता जा रहा, भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा, बिचौलिया भी बढ़ते जा रहे हैं, और पारंपरिक सामाजिक सुरक्षा में कमी भी हो रहा है, यानी ट्रेडिशनल सोशल सिक्योरिटी में भी कमी हो रहा है।
वहीं पे देखा जाए सामाजिक असमानताओं में भी वृद्धि, सोशल इनइक्वालिटी भी एक तरह से बढ़ता जा रहा है, उसका भी गैप बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इधर हेल्थ और रूरल और अर्बन जो अंतर था उसके बारे में। अब आते हैं माल न्यूट्रिशन, कुपोषण यहाँ पे दिया गया है सिलेबस में, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब देखा जाए माल न्यूट्रिशन जो कुपोषण, ये WHO के अनुसार कुपोषण केवल भोजन की कमी नहीं बल्कि शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्वों की कमी, अधिकता और असंतुलन भी एक तरह से क्या है, माल न्यूट्रिशन का यहाँ पे कुपोषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अध्ययन का केंद्र जो है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 15 से 49 वर्ष की महिलाएं, उनके लिए यहाँ पे एक तरह से दिया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए 3 तरह के बच्चों में कुपोषण के प्रकार और स्थितियाँ हैं, जिसे हम लोग एंथ्रोपोमेटिक बोलते हैं। एंथ्रोपोमेटिक जिसे मानव वित्तीय बोला जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग है, मानव मित्तीय बोला जाता है, मानव मित्तीय एंथ्रोपोमेटिक बोला जाता है। अब एंथ्रोपोमेटिक में देखा जाए नाटापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता रहता है, दूसरे भी एग्जाम में। स्टंटिंग जिसे बोला जाता है, स्टंटिंग किसे बोलते हैं भाई, आयु के अनुसार कम कद, मतलब कि आयु बढ़ रही है लेकिन उसके अनुसार जो हाइट नहीं बढ़ रहा, अब यानी कि ठीक है। तो अब देखा जाए ये 2005 और 6 में ये 43% लोगों में ऐसा था प्रॉब्लम। वहीं पे देखा जाए 15 और 16 में क्या घट के ये 38.4% हो गया। वहीं 19 और 21 में देखा जाए ये 35.5% रह गया। ठीक है, मतलब स्टंटिंग का जो नाटापन का चीज़ें हैं ये कम होता जा रहा है। ठीक है, वहीं दूसरा देखा जाए निर्बलता, जिसे हम लोग दुबलापन बोलते हैं, जिसे वेस्टिंग बोला जाता है अंग्रेजी में। और वेस्टिंग में कद के अनुसार कम वजन, कद के अनुसार कम वजन, कद के अनुसार कम वजन, यानी इसमें क्या हो रहा, कद ज़्यादा है लेकिन उसके हिसाब से वजन नहीं है। अब इसमें देखा जाए बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आया इसमें। ठीक है, इसमें क्या है 2005-6 का डाटा देखें तो 19.8% लोगों में ऐसा प्रॉब्लम था वेस्टिंग का। और 15-16 में क्या है 21% हो गया, बढ़ गया थोड़ा। अब ये 19 और 21 में देखा जाए फिर से वही 19.3%, बहुत मार्जिनली एक तरह से कम हुआ। लेकिन अगर 15-16 के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे कम हुआ थोड़ा, यहाँ पे देखा जाए बढ़ गया था। तो वेस्टिंग में ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा, दुबलापन में। वहीं पे देखा जाए कम वजन वाले, जिसे हम लोग अंडर वेट बोलते हैं। अंडर वेट में क्या होता है, आयु के अनुसार कम वजन होता है, आयु के अनुसार कम वजन। यहाँ पे आयु के अनुसार कम हाइट होता है और ये आयु के अनुसार कम वजन। और ये 2005 और 6 का डाटा देखें तो ये 42.5% था। वहीं पे 15-16 का देखा जाए तो घट के क्या हो गया, ये 35.8% और 19 और 21 का 32.1% हो गया। तो यहाँ पे तो कमी हो रहा है डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे वेस्टिंग में यानी कि दुबलापन में ज़्यादा कुछ कमी नहीं हो रहा है, वही एक तरह से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्टंटिंग किसे बोलते हैं, आयु के अनुसार कम वजन। वहीं पे देखा जाए वेस्टिंग किसे बोलते हैं, यानी कि कद के अनुसार कम वजन। वहीं कम वजन यानी कि अंडर वेट किसे बोलते हैं, आयु के अनुसार कम वजन बोला जाता है इसे। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब देखा जाए प्रमुख जो स्वास्थ्य और विषमताएं हैं ये NFS-H5 के अनुसार हैं। अब यहाँ पे आपको हमें कमेंट करके बताना है NFS-H5 क्या होता है, ये बता सकते हैं तो पहला देखा जाए यहाँ पे ग्रामीण शहरी अंतर। ग्रामीण शहरी अंतर में देखा जाए, अब डेटा के अनुसार यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी कि जो NFS-H5 है उसके अनुसार यहाँ पे डेटा दिया गया है कि ग्रामीण में देखा जाए स्टंटिंग कद के अनुसार कम लंबाई, जो शहरी से क्या है यानी कि 7.2% है। अंडर वेट में देखा जाए 22% है। ठीक है, और वहीं पे देखा जाए अर्बन स्टंटिंग में 6.5%, अंडर वेट में 39.5% है।
वहीं पे देखा जाए अगर वेल्थ इंडेक्स में देखा जाए, जो मतलब कि जिसे हम लोग धन सूचकांक बोलते हैं, ANF S4 के अनुसार दिया गया है, जिसमें आपको समृद्ध वर्ग में 22% और गरीब वर्ग में 51%, मिडिल में भी लगभग यही आपका आ जाता है 51 के लगभग करीब। ठीक है, वहीं पे देखा जाए सामुदायिक जो गणना होता है, इसमें एससी शेड्यूल ट्राइब में देखा जाए स्टंटिंग के मामले 40 से अबव है, अंडर वेट के मामले भी लगभग 40% है। वहीं पे देखा जाए कि अगर हम राज्यों की स्थिति देखें एनीमिया में, मतलब स्टेट की स्थिति, तो हरियाणा में 71, हरियाणा में देखा जाए 71% लगभग है, ये याद रखना है। वहीं पे देखा जाए असम और केरल में क्या है, ये 35.7% ही है। ठीक है, और अगर हम लोग NFSH5 के अनुसार देखा जाए तो 70% आ जाएगा, और असम और केरला में क्या होगा, कम हो जाएगा। असम में क्या है 68.4%, वहीं केरला में क्या है 39.9%। ठीक है, तो ये एक डेटा है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये करंट अफेयर वगैरह इकोनॉमी में भी आपको बार बार आता है। अब देखा जाए इसके बाद महिलाओं में जो कुपोषण होता है उसके लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया गया है, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा डेटा आपको यहाँ पे मैनेज करना होगा। ठीक है, महिलाओं के लिए तो इसमें देखा जाए महिलाओं के लिए 2 आयाम होते हैं यहाँ पे, उसे हम मेजर करते हैं। सबसे पहला क्या है, यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स होता है। बॉडी मास इंडेक्स में जैसे दुबली महिलाओं में देखा जाए वर्ष अगर हम 2005 और 6 का डेटा देखें तो 35.5% थे, और ये देखा जाए 2015 और 16 में घट के क्या हो गया, 2015 और 16 में 2.9 हो गया, बहुत बड़ा गिरावट। लेकिन यहीं पे देखा जाए NFHS5 के अनुसार देखा जाए तो अभी भी 18.7% है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ तो बहुत बड़ी गिरावट नज़र आ रहा है, लेकिन NFSH5 के अनुसार देखा जाए, ये लेटेस्ट ही है 2019-21 का है, तो इसमें 18.7% आ गया। वहीं पे देखा जाए मोटापा में तो ओबेसिटी में वृद्धि हुआ, जैसे NFSH4 के अनुसार 20.6% था, और यहाँ पे 5 के अनुसार क्या 24% हो गया महिलाओं में वजन, ओबेसिटी का जो मतलब बढ़ गया, एक तरह से बढ़ ही रहा। और सामाजिक जो विषमताएं हैं, जैसे SC के लिए जो दलित लोग हैं, इसमें देखा जाए आपको जो डेटा मिलता है SC के लिए 25.3%, वहीं ST के लिए 31.7% मिल रहा है। महिलाओं में दुबलापन का प्रतिशत यही सामान्य जाति की तुलना में काफ़ी अधिक है। अब इसमें दूसरा जो मतलब डायमेंशन है, आयाम, एनीमिया से रिलेटेड होता है। अब एनीमिया में देखा जाए यहाँ पे एजुकेशन का इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि व्यापकता जो 2015-16 में देखा जाए, 2015-16 में 53.1% महिलाओं में एनीमिया था। वहीं पे देखा जाए अगर हम 5 के अनुसार देखा जाए 57% का डेटा है। ठीक है, और यहाँ पे इलिटरेसी की बात करें, इलिटरेसी वगैरह की बात करें तो निरक्षर महिलाओं में एनीमिया क्या है 56% है। वहीं पे जो महिलाएं शिक्षित हैं उसमें 48% है, 48% ये इलिटरेसी का डेटा दिया है, मतलब कि ये लिटरेट का है और इलिटरेट का है। ठीक है, मतलब कि ऊपर वाला इलिटरेट हो गया, मतलब जो अशिक्षित महिलाएं हैं 56%, वहीं शिक्षित महिलाओं में एजुकेटेड वोमन में क्या 48%, बहुत ज़्यादा अंतर का नहीं है। लेकिन दूसरा यहाँ पे आर्थिक वर्ग में देखा जाए, जिसमें जो गरीब लोग हैं उनमें 53% एनीमिया, 59% का डेटा दिया है, 59%। ठीक है, वहीं पे देखा जाए रिच में क्या है 48% है, तो ये याद रखना 59 और 48% लेटेस्ट है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉवर्टी पे। पॉवर्टी यहाँ पे है, और इकोनॉमिक्स में डिटेल में पॉवर्टी हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखा जाए पॉवर्टी में कई चीज़ें आ रहा है, जैसे अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ, और मतलब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है और UNDP है, पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशन प्रॉब्लम एक तरह से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, पॉवर्टी इज मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है एक तरह से।
मतलब विकास साहित्य और प्रमुख जो वैश्विक संस्थाएं हैं जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, विश्व बैंक हो गया के अनुसार गरीबी केवल आय की कमी नहीं बल्कि एक व्यापक मानवीय वंचन है। अब इसमें देखा जाए नीति आयोग के अनुसार जो है भारत में बहुआयामी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की संख्या जो है 2013-14 में 29.17 था, 17% था। वहीं पे घट के क्या होगा 11.28% हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कम से कम याद रखना है कि ये पॉवर्टी कम हो गया, यानी कि 29 से लेके 11% हो गया, 11% हो गया। अब इसमें देखा जाए बेसिक जो मूल आवश्यकताएं हैं जैसे हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, ये सब यहाँ पे इस सोशल सिक्योरिटी में ये कैटेगराइज किया जाता है, तो ये आपको देखना है। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच दिया है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच क्या है, क्षमता अप्रोच क्या है। इन्होंने बताया कि कैपेबिलिटी के अभाव में गरीबी माना जाएगा यदि व्यक्ति के पास अपनी मूल्यवान जीवन स्थितियां प्राप्त करने की वास्तविक क्षमता नहीं है कि वह सम्मानजनक जीवन जी सके तो वह गरीब है। ऐसा मतलब अमर्त्य सेन के अनुसार बोला जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास अपनी इच्छानुसार सम्मानजनक जीवन जीने की वास्तविक क्षमता नहीं है तो वह गरीब है। और मतलब इसे रियल फ्रीडम बोला जाता है, जैसे स्वास्थ्य रह सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके, समाज के में सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। यहाँ पे देखिए कि शिक्षा प्राप्त करने की स्वतंत्रता, रोजगार प्राप्त करने की स्वतंत्रता, समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सब क्या है एक तरह के, अगर ये सब नहीं है तो वो गरीब है एक तरह से कैपेबिलिटी अप्रोच में। तो फ्रीडम अप्रोच एक तरह से है। नेक्स्ट देखा जाए AMDP है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, MOP लिखा हुआ है तो आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इसके बाद गरीबी मापन का उद्देश्य जो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट फॉर गवर्नमेंट एंड पॉलिसी, किसके लिए मेजर किया जाता है, गवर्नमेंट जैसे पॉलिसी बना सके और गरीबों से मतलब गरीबी से निजात मिल सके, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लक्षित सहायता होता है, टारगेटेड जो असिस्टेंस होता है, उसमें भौगोलिक क्षेत्र देखा जाता है। भौगोलिक क्षेत्र में जैसे आपको बता दें कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उड़ीसा में KBK मतलब एरिया बोला जाता है। KBK का फुल फॉर्म क्या है, काला नहाड़ी गांव का एरिया का नाम है। और बालगिरी जिसे बोलनगिरी भी बोला जाता है। और दूसरा यहाँ पे कारापुट, ये देश के सबसे पिछड़े और गरीबी से त्रस्त क्षेत्र माने जाते हैं, जिसे हम लोग KBK एरिया बोला जाता है, KBK एरिया। और ये वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड पॉवर्टी स्टिकनेस रीजन बोला जाता है इसे। वहीं पे देखा जाए सामाजिक जो श्रेणी है, सोशल कैटेगरी में SC ST वोमन आ जाते हैं, ज़्यादा डिप्राइव रहते हैं। उसी तरह से देखा जाए नीति जो मूल्यांकन है, जो पॉलिसी इवैल्यूएशन है, यह देखना है कि उन्मूलन योजनाएं प्रभावित हैं या नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपको स्किल डेवलपमेंट चल रहा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चल रहा, जो क्रेडिट फैसिलिटी चल रहा है उसका, सोशल सिक्योरिटी स्कीम जो चल रहे हैं उसका अच्छे से यहाँ पे निर्वहन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब देखना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे गरीबी मापन की विधियाँ हैं, मेथड ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट, कौन कौन से मेथड हैं, और ये भी एक तरह से कई टॉपिक में आपको कवर होगा। और गरीबी मापन की विधियाँ में मेथड ऑफ पॉवर्टी मेजरमेंट में यानी कि पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया जाता है, जो स्वास्थ्य जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकता जैसे भोजन और गैर खाद्य को दर्शाता है। तो पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किए जाने के लिए जनसंख्या, उनके जीवन का स्तर, ये सब आपको ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है
और सबसे ईजीएस्ट मेथड होता है हेड काउंट रेशो होता है, जिसे हम लोग SCR बोला जाता है। ये सिंपल और पॉपुलर मेथड है। ये सिंपल पॉपुलर मेथड क्यों है? इसमें क्या किया जाता है, ये हेड काउंट रेशो है, इसमें नंबर ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबों की संख्या अपान कुल जनसंख्या से हम डिवाइड कर दें, इंटू 100 कर दें तो ये आ जाएगा। अब ये देखा जाए जो हेड काउंट रेशन का जो लिमिटेशन है ये क्या है। अब हेड काउंट रेशो क्या बताया, यह नहीं बताता कि गरीब कितने गरीब है और कितनी गहराई है उस गरीबी में, मतलब कितने ज़्यादा मतलब कितने लोग मतलब गरीब हैं, गरीब मतलब कि यह नहीं बताया कि गरीब कितने गरीब हैं और कितनी गहराई है, ठीक है, कितनी, ये सब नहीं बता पाता, केवल ये परसेंटेज बता पाता है। वहीं पे देखा जाए गरीबी जो अंतराल सूचकांक है, जो पॉवर्टी गैप इंडेक्स जिसे हम लोग PGI बोला जाता है, ये डेप्थ ऑफ पॉवर्टी बताता है। डेप्थ ऑफ पॉवर्टी ये बताता है, यह बताता है गरीब व्यक्ति औसत गरीबी रेखा से कितनी दूरी है, और यदि किसी व्यक्ति को आय गरीबी रेखा से बहुत कम है तो उसका पॉवर्टी गैप अधिक होगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्या है, गरीबों की वास्तविक स्थिति यहीं से पता चलेगा, और मतलब कि ये बहुत यूजफुल होता है पॉलिसी मेकिंग में। यूजफुल क्या है पॉवर्टी गैप पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है। वहीं पे देखा जाए तीसरा क्या है, तीसरा वर्गीकृत गरीबी अंतराल जो है, यानी कि स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स बोलता है, जिसे SPGI बोला जाता है शॉर्ट में, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप इंडेक्स। यह गरीबी की गंभीरता यानी कि सेवेरिटी ऑफ पॉवर्टी को बताता है, सेवेरिटी ऑफ पॉवर्टी बताता है, ठीक है, यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को अधिक वेटेज दिया जाना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। और वहीं पे देखा जाए फोर्थ हमारे पास मेथड है सेन इंडेक्स है, और सेन इंडेक्स में देखा जाए हेड काउंट रेशो भी इंक्लूड किया जाता है सेन इंडेक्स में। और सेन इंडेक्स किसने दिया था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, प्रोफेसर अमृत सेन ने दिया था। इसमें गरीबों की संख्या यानी कि हेड काउंट रेशो, और गरीबों की गहनता यानी कि आय अंतराल जो है, यहाँ पे इनकम जो गैप होता है उसको भी लिया जाता है, और गरीबों के बीच आय का वितरण यानी कि जो गिनी गुणांक है, जो हम लोग गिनी इंडेक्स बोलते हैं, गिनी कोफिशिएंट्स बोलते हैं, वो भी लिया जाता है, गिनी कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे कह सकते हैं कई तरह से मेजर किया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेन इंडेक्स बोला जाता है। सेन इंडेक्स कैसे निकाला जाता है हम लोग इकोनॉमी वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग गरीबों के गैर आय संकेतक को, जो है गरीबों के गैर आय संकेतक यानी कि नॉन इनकम इंडिकेटर कौन कौन से हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब नॉन इनकम इंडिकेटर में देखा जाए आय आधारित जो दृष्टिकोण परिवार की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है, इसके लिए मानव विकास के अन्य पहलुओं को देखना आवश्यक है। और उसमें देखा जाए UNDP सबसे इम्पॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये 1990 में शुरुआत किया गया, और ये 3 डायमेंशनल होता है यहाँ पे। और इसमें सूचकांक में सबसे पहले यहाँ पे 3 डायमेंशनल में एक दिया है, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरा देखा जाए एजुकेशन। तीसरा मतलब कि यहाँ पे इनकम जो है, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 डायमेंशनल होता है ये, आपको मतलब कि जीवन प्रत्याशा जो है वो दिया रहता है। तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया, और एजुकेशन हो गया तीसरा, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया दूसरा, ये तीसरा, ठीक। अब इसमें देखा जाए एजुकेशन में 2 तरह से होता है, MOIA मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और यहाँ पे जो ये शिक्षा का दूसरा यहाँ पे जो ईयर ऑफ मतलब कि स्कूलिंग रहता है वो भी यहाँ पे काउंट किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए SDI इंडेक्स जो है, SDI इंडेक्स आपको एग्ज़ाम में आता ही है। तो इसमें देखा जाए ये 0 से 1 तक मेजर किया जाता है। हम लोग देखा जाए 1990 में निम्न श्रेणी में थे, वहीं पे देखा जाए 2010 से लेके अभी तक हम मध्यम श्रेणी में चल रहे हैं, मध्यम श्रेणी में। अब मध्यम श्रेणी में देखा जाए कि इसमें
इस समय का जो है अभी 2018 में देखा जाए 130 पे थे 189 में कंट्री में, वहीं पे 2022 में 134 पे थे 193 कंट्री में, वहीं पे देखा जाए 2023 से लेकर अभी तक क्या है 130 पे हैं 193 कंट्री में, ठीक है, पोजीशन पे। तो ये तो यहाँ पे क्या हो गया, HDI हो गया। इसमें HDI देखा जाए जो मेजर किया जाता है, पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ और एजुकेशन, इसमें मेन ईयर ऑफ स्कूलिंग होगा, EYA होगा, EYS होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, जिसे हम लोग यहाँ पे ग्रास नेशनल इंडेक्स के रूप में डॉलर में मेजर किया जाता है, ठीक। अब दूसरा यहाँ पे देखा जाए HPI है। HPI जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे पॉवर्टी इंडेक्स बोला जाता है। इसमें देखा जाए आपका भी 3 डायमेंशनल ए भी होता है HPI, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है, और उसमें दूसरा एजुकेशन आ जाता है, ईयर ऑफ स्कूलिंग अटेंडेंस ये भी ध्यान में दिया जाता है। वहीं पे बेसिक जो फैसिलिटी हैं उसको, जैसे हेल्थ सर्विसेज, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन ये भी इसमें, और आपका कुकिंग फ्यूल ये भी देखा जाता है, और एसेट भी देखा जाता है, और इसे पब्लिश जो करता है वो OPHI बाई ऑक्सफोर्ड से पब्लिश किया जाता है। इसमें देखा जाए भारत के संकेतक जो हैं 10 इंडिकेटर होते हैं, 10 इंडिकेटर होते हैं, और देखा जाए NFSH 4 के अनुसार 2015 और 14 के अनुसार ये 24.85% था, 85%। वहीं देखा जाए 5 के अनुसार 2019 और 21 में ये क्या हो गया 19.96% हो गया, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं पे देखा जाए आपको GDI है, GDI जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये भी वर्गीकृत गरीबी अंतराल सूचकांक यानी कि स्क्वायर पॉवर्टी गैप इंडेक्स के रूप में मेजर किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे देखा जाए CPM है, ये भी क्षमता गरीबी मापन यानी कि कैपेबिलिटी जो पॉवर्टी मेजर होता है, इसका फुल फॉर्म, इसमें क्या होगा कम वजन बच्चे यानी कि अंडरवेट चाइल्ड, सुरक्षित प्रसव यानी कि सेफ डिलीवरी, महिला साक्षरता, फैमिली लिटरेसी, ये सब देखा जाता है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया गरीबों के गैर आय संकेतक जो हैं उसको डिस्कस किया। अब देखते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। तो देखा जाए पॉवर्टी लाइन जो होता है अलग अलग कंट्री में अलग अलग यहाँ पे क्या होता है डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। हमारे इंडिया में जैसे देखा जाए टाइम टू टाइम ये चेंज भी होता है, क्योंकि पॉवर्टी लाइन क्या होता है कि जैसे डेवलप कंट्री होगा तो वो क्या होगा उसमें चेंज लाया जाता है। सबसे पहला देखा जाए कार्यबल रिपोर्ट जो टास्क फोर्स रिपोर्ट था, और टास्क फोर्स रिपोर्ट देखा जाए 1979 में आया था, और ये देखा जाए इसका आधार क्या था, इसका आधार जो था ग्रामीण में जो था यहाँ पे कैलोरी में मेजर किया गया है, रुपया नहीं है, 2400 कैलोरी। अगर गांव के लोगों को 2400 कैलोरी पर डे भोजन मिल रहा है एनर्जी वाला तो वो गरीब नहीं माने जाएंगे। इसके ऊपर इसके नीचे अगर मिल रहा है तो गरीब माना जाएगा। वहीं शहरों में देखा जाए 2100 कैलोरी होता है, क्योंकि फिजिकल वर्क कम करते हैं। दूसरा देखा जाए लकड़वाला कमेटी था, लकड़वाला कमेटी 1979 में आया, ठीक है, 89 में, ये 79 में, ये 89 में, तो लगभग कितने 10 ईयर का एक तरह से डिफरेंस है। और ये स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी था, स्टेट स्पेसिफिक यानी कि राज्य विशिष्ट गरीबी रेखा की सिफारिश किए थे इन्होंने, यही एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे। दूसरा तेंदुलकर समिति था, तेंदुलकर समिति जो है कमेटी 2009 में बना, ठीक है। और इन्होंने देखा जाए जो गरीबी का मतलब कि मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग यानी कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेस पे बताया। वहीं पे देखा जाए गरीबी रेखा का जो रुझान
रुपए में प्रतिमाह में देखा जाए 73 से 74 के आधार पर देखा जाए 49.63 पर रुपया पर माह यानी कि प्रति व्यक्ति। वहीं पे देखा जाए शहरों में 56.76 रुपया पर प्रति माह के हिसाब से दिया गया। और देखा जाए फिर ये संशोधित कर दिया गया यहाँ पे 2011-12 में जो रंगराजन समिति थे उनके अनुसार जो ग्रामीणों में 972 रुपये प्रति माह यानी कि 32 रुपये प्रतिदिन, और शहरों में 1407 रुपये पर माह यानी कि 47 रुपये पर डे के हिसाब से ये मतलब निर्धारण किया गया रंगराजन कमेटी 2014 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रंगराजन कमेटी में 32 रुपये पर डे और 47 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे पॉवर्टी लाइन बनाया गया। नेक्स्ट आते हैं स्वच्छता समस्या यानी कि सैनिटेशन प्रॉब्लम क्या है इसके रूप में। अब सैनिटेशन प्रॉब्लम स्वच्छ समस्याएं क्या है इस टॉपिक में यूनिट में लास्ट है, यानी कि सोशल कल्चरल इकोनॉमिक और कम्युनिटी बेस्ड होता है, जो समाजशास्त्री के दृष्टि से यहाँ पे सोशोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव नॉट फॉर ओनली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट इट इज़ ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनके प्रोस्पेक्टिव रूप में मतलब ये हमारा क्या है यहाँ पे लिखा सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक और सामुदायिक आधार पर आधारित है, सोशल कल्चरल इकोनॉमिक कम्युनिटी बेस्ड। और समाजशास्त्री के दृष्टिकोण से सोशल लॉजिकल प्रोस्पेक्टिव है और यह केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब इस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम कुछ यहाँ पे पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखा जाए व्यवस्थित अध्ययन यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी में देखा जाए इसमें क्या आता है कि परिवार, फैमिली, विद्यालय, पंचायत और नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग हो गया, हेल्थ डिपार्टमेंट, सामाजिक संगठन हो गया जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, तो ये समाज की उन सामाजिक संरचनाओं और कारकों का अध्ययन करता है जो स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। वहीं पर देखा जाए बाधाओं का विश्लेषण जो एनालिसिस ऑफ बैरियर है। एनालिसिस ऑफ बैरियर क्या होता है कि यह उन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बाधाओं की पहचान करता है जो स्वच्छता के मार्ग में सामान्य समस्याएं उत्पन्न करती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए समस्याएं कौन उत्पन्न करेंगे, सामाजिक बाधाएं जो सोशल बैरियर होते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं कल्चरल बैरियर भी होता है, आर्थिक बाधाएं इकोनॉमिक बैरियर, वहीं प्रशासनिक बाधाएं भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर भी आते हैं। उसके बाद देखा जाए तीसरा क्या है, सामुदायिक जिम्मेदारी यानी कि कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहा गया है। तो इसमें कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सामुदायिक जिम्मेदारी से ही स्वच्छता क्या है संभव है। स्वच्छ भारत स्वच्छ यहाँ पे दिया गया कब, मतलब कि कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। तो उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव जैसे रोगों की रोकथाम, डिजीज प्रिवेंशन, सामुदायिक भागीदारी जो है, स्वस्थ वातावरण, जीवन की गुणवत्ता में सुधार यानी कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्वच्छ एवं टिकाऊ भविष्य यानी क्लीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। वहीं पे जो प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि एरिया जैसे पेयजल की स्वच्छता यानी कि ड्रिंकिंग वाटर क्लीननेस हो गया, स्वच्छ शौचालय की उपलब्धता यानी कि सैनिटरी टॉयलेट अवेलेबिलिटी, कचरा प्रबंधन जो वेस्ट मैनेजमेंट है, नाली सफाई, ड्रेनेज क्लीनिंग और स्वच्छता शिक्षा यहाँ पे यानी कि सैनिटेशन एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं कौन कौन से हैं ये, यानी कि सोशल कल्चरल प्रॉब्लम इसमें कौन कौन से आते हैं। तो सोशल कल्चरल प्रॉब्लम में भारत में देखा जाए स्वच्छता केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं और संस्कारों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इसमें देखा जाए सबसे पहला क्या आता है, प्रदूषण एवं अशुद्धता यानी प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण, ये सब आता है। मतलब कि शुद्धता बनाम अशुद्धता ऐसा कह सकते हैं। और पारंपरिक जो यहाँ पे प्रथाएं हैं जैसे बाल विवाह हो गया, दहेज, जाति, ये सब मतलब छुआछूत, इससे भी यहाँ पे दिक्कत होता है। मानसिकता परिवर्तन जो बिहेवियरल चेंज है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन जो है, स्वच्छ
स्वच्छता अपनाना, स्वच्छता जीवन, ये सब अपनाना है। ये सब आर्थिक असमानता समस्याएं यानी कि आय एवं अवसरों असमानता, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम अपॉर्चुनिटी, ये भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और गरीब एवं वंचित वर्ग यानी पुअर और डिप्राइव्ड ग्रुप वाले। वहीं पे देखा जाए अनहेल्थी लिविंग कंडीशन जो होता है, स्लम एरिया वगैरह देखेंगे। वहीं पे देखा जाए सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुंच यानी कि एसेस इम्पैक्ट टू डू गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ये सब भी एक तरह से है। लाइफ स्टाइल भी यहाँ पे आता है। उसी तरह से देखा जाए नेक्स्ट हमें नगरीकरण एवं जनसंख्या घनत्व है, अर्बनाइजेशन पॉपुलेशन डेंसिटी, इसके बारे में कुछ डेटा हमें ध्यान रखना। अब भारत में नगरीय जो अर्बनाइजेशन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखा जाए नगरीकरण क्या हो गया यानी कि अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी अर्बन का बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखा जाए यहाँ पे डाटा क्या है, भारत में शहरी आबादी का हिस्सा जो 2001 में था ये 27.8%, करेक्ट याद रखना है। वहीं पे देखा जाए 28 में क्या हो गया, ये 34.03% हो गया। वहीं 24 में क्या 35% हो गया। अब देखा जाए 26 में 37.8%। वहीं पे देखा जाए 2050 तक ये 40% से ऊपर माना जा रहा है कि अर्बनाइजेशन हो जाएगा। ठीक, अब इसके चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस जैसे ओवर क्राउडिंग हो गया, यानी कि सीमित स्थान पर अधिक लोगों की भीड़, जिसमें संसाधनों पर दबाव, अवस्था और तनाव बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होगा। वहीं झुग्गी बस्तियों का विस्तार, अस्वच्छ रहने की स्थिति, आधारभूत सुविधाओं का अभाव, ये सब आएगा। और इसकी वजह से क्या हो, हेल्थ क्राइसिस होगा, जिसमें डायरिया, डेंगू, टाइफाइड, कॉलरा, मलेरिया, मतलब कम्युनिकेबल डिजीज बहुत तेज़ी से फैलेंगे। अब इसके देखा जाए चैलेंजेज क्या हैं। चैलेंजेस देखा जाए दोनों जगह चैलेंजेज है। चैलेंजेज इन रूरल एरिया में भी है, चैलेंजेज अर्बन एरिया में भी है। अगर रूरल एरिया में देखा जाए ये ठोस कचरा प्रबंधन यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। वहीं ओपन डिफिकेशन होता है ज़्यादा, और सुरक्षित पेयजल की कमी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और स्टेबल बर्निंग जो यहाँ पे कृषि अवशेष होता है उसकी बात, और स्वच्छता की कमी, लेक ऑफ क्लीननेस। वहीं देखा जाए अर्बन एरिया में ठोस कचरा प्रबंधन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, ट्रैफिक जाम बहुत सारा है। तो इस सब का प्रॉब्लम यहाँ पे रहता है। अब आते हैं इसके बाद लास्ट में हमें कचरा निपटारा समस्या है, जो गार्बेज डिस्पोजल प्रॉब्लम इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अब कुछ कूड़े कचरे का जो निष्पादन की समस्या है उससे, तो इसमें देखा जाए दो प्रॉब्लम है। लैंड फिलिंग समस्या यानी कि लैंड फिल प्रॉब्लम, दूसरा क्या है यहाँ पे कंपोजिटिंग प्रॉब्लम है। अब इसके वजह से देखा जाए यहाँ पे जैसे शहरीकरण के कारण कचरे के पूरे विशाल पूरे कूड़े का पहाड़ बन जाता है, आप देखेंगे। अब पर्यावरणीय प्रभाव क्या होगा, इस ढेर से मीथेन गैस निकलती है और ग्लोबल वार्मिंग काज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के तुलना में 27 से 28 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होता है मीथेन, ये भी आपको जानना है। और इसके वजह से क्या लीचिंग होता है। लीचिंग क्या होता है, जो मतलब कि कह सकते हैं कि जो उसमें से कचरे में से पानी जैसा निकलता है, लीचिंग, वो जाके अर्थ में मिल जाता है, द्रव्य रिसाव जिसे बोला जाता है, और पानी और ज़मीन को क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है। और अब आते हैं जैसे यहाँ पे जल क्षमता और निकास समस्या। जल क्षमता यानी कि पानी की कमी, और जल निकास यानी कि वाटर स्कार्सिटी भी रहता है शहरों में, और उस जल निकासन की भी प्रॉब्लम रहता है। और इसमें देखा जाए प्रॉब्लम क्या आएगा, जैसे ODF की प्रॉब्लम, यानी कि शौचालय के उपयोग और सफाई के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में या झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया में क्या होता है, लोग शौचालय के बावजूद खुले में चले जाते हैं, इसलिए ओपन डिफिकेशन फ्री और स्वच्छ भारत मिशन ये सब चलाया गया इसीलिए। अब देखा जाए इसमें दूसरा क्या है, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम होता है। वाटर लॉगिंग में क्या है कि पर्याप्त पानी और सफाई के अभाव में नालियों में कचरा जमा हो जाता है, जिससे वर्षा के समय जल भराव हो जाता है और गंदगी फैलता है, उससे बहुत सारी बीमारी डेवलप होता है। वहीं पे देखा जाए तीसरा क्या है,
जागरूकता की कमी, शिक्षा और तकनीक का अभाव यानी कि लेक ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस टेक्नोलॉजी, इस सब की। वहीं पे देखा जाए सामूहिक भागीदारी की कमी बहुत कम है, यानी कि लेक ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं है, मतलब कि सभी लोगों का रहता है गवर्नमेंट काम करेगी हम क्यों करें। सरकारी पहल और योजनाओं का अभाव, यानी कि लेक ऑफ गवर्नमेंट और इनिशिएटिव स्कीम, इम्प्लीमेंटेशन की कमी, ये सब चीज़ें रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग में जवाबदेही या सुधार की आवश्यकता है, ये सब चीज़ें रहता है। तो ये देखा जाए हमने सेकंड यूनिट आपका डिस्कस कर दिया। अब हम यहाँ से थर्ड यूनिट, ये थर्ड यूनिट का सिलेबस है, अब थर्ड यूनिट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।